हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वरिस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो अभी तक हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी इंटीग्रल फंक्शन आपके पास है विद सम फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनटू द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर, जिस तरह से हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था। तो जो वरिस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसको स्टडी करने का मोटिव ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रल फंक्शन है हमारे पास and that integral function has infinite number of zeros, then how we can represent that function into the form of product of the factor. So this was the motive of the Weierstrass factorization theorem. Before discussing that particular theorem, firstly we study this theorem. The statement is, if z1 z2 z3 and zn, this is the sequence of zi's, be any sequence of a number. It's not finite, because sequence has infinite number of elements separated by commas. So this is the sequence. If this sequence be any sequence of a number, or complex number, whose only limit point is a point at infinity. What is the it says limit point is a point of infinity. मीन्स अगर ये सीक्वेंस है हमारे पास z1 z2 z3 एंड दिस इज zn एंड कंटिन्यू लाइक दिस, एंड दिस स्टेटमेंट सेज दैट दिस सीक्वेंस हैज ओनली लिमिट पॉइंट इज ए पॉइंट एट इन्फिनिटी. सो देर इज नो फाइनाइट पॉइंट. इट मीन्स देर इज नो नंबर ऑफ आउट ऑफ दिस zi's which can repeated infinitely times. So it's not possible because it's given that limit point is a point of infinity only. So these zi are repeated only a finite number of times because अब हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी सीक्वेंस में किसी भी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं, जब या तो वो इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रहा हो या कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो हमारे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो जो लिमिट आती है उसको भी हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं. बट अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, मीन्स वो डाइवर्स कर रही है, इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है, तो लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा. अगर कोई फाइनाइट पॉइंट हमारे पास है तो उस सीक्वेंस में क्या होता है कि कोई भी नंबर सीक्वेंस का आपका लिमिट पॉइंट कब बनेगा, जब वो इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो. इसका जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इस सीक्वेंस में आपका जो लिमिट पॉइंट है ना वो 1 बन जाएगा. लिमिट पॉइंट इज 1. अब अगर 1 आपका फाइनाइट मैनी टाइम्स है रिपीट हो रहा है, मान लीजिए 1 2 1 3 1 4, इसके बाद आपका 1 रिपीट नहीं हो रहा, फिर आपका 5 6 इस तरह से चल रहा है, तो अब लिमिट पॉइंट आपका 1 नहीं बना, क्योंकि जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, फाइनाइट टाइम्स. सो अब ये सीक्वेंस किसको डाइवर्स करेगी, इन्फिनिटी को. तो ये पर्पज है इसका कि लिमिट पॉइंट इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी. ये हमें बताता है कि इस सीक्वेंस का कोई भी पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है. सो बी एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर, this condition hold, then it is always possible to construct a integral function. एक इंटीग्रल फंक्शन हम हमेशा ऐसा कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे which is vanishes at each point of zn, जो इस सीक्वेंस के हर पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, एंड nowhere else. सो अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है इंटीग्रल फंक्शन का क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी. इसका मतलब उस इंटीग्रल फंक्शन के पास जो 0 है ये क्या होंगी, फाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो सकते हैं. ठीक है. सो इट इज गिवन दैट दिस इज द सीक्वेंस हैज ओनली लिमिट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, एंड दिस स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्ट दिस दैट नो zi is repeated infinitely many times. If this condition hold, then it is always possible to construct an integral function which vanishes at each point of this sequence and nowhere else. So this was the statement. Now proof. Let the given zeros z1 z2 zn be arranged in the order of non decreasing modulus. हमें क्या करना है कि जो भी सीक्वेंस हमें गिवन है zi की, हर zi का मॉडुलस लेना है और एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिख लेना है उसको. अब हम क्या कर रहे हैं, 0 ग्रेटर देन मोड z1 देन मोड z2 देन मोड z3, इस तरह से हमने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया हर टर्म का जो सीक्वेंस में हमें गिवन थी. एंड दिस मॉडुलस वैल्यू ऑफ zi is always a real number, and let's suppose that this zn is
equal to Rn. Since Rn is increasing, this modulus value increasing, so Rn is increasing with n. So we can find a sequence of positive integer p1, p2, p3, p4, pn such that this series is convergent. So हमारे पास एक टेस्ट होता था Weierstrass M टेस्ट. अब ये टेस्ट क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सीरीज है फंक्शंस की. वी हैव सीरीज ऑफ फंक्शन f and z and a series of a positive number, say m is equal to 1 to n mn. Then if this is convergent, then the series of function is uniformly convergent. So ये हमारा क्या था Weierstrass M टेस्ट. अगर कोई भी आपके पास सीरीज है फंक्शंस की तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करनी चाहिए जो क्या हो, कन्वर्जेंट हो. अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज ऑफ फंक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. सो नाउ वी हैव टू शो दैट दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. मीन्स वी हैव टू फाइंड ए सीरीज ऑफ नंबर which is convergent. So it is always possible to find a such sequence. In this theorem, what we are doing, we are just to see the existence. So we can choose the term according to us so that it can satisfy the hypothesis. So it is always possible to find a such sequence. Let us suppose that Pn, the sequence of Pi is n, means this is sequence n. It has an element of the type 1 2 3 4 5 6 like this. And now we choose this Rn is greater than 2r. This implies the series r upon Rn the power n is less than 1 by 2n. Now this is GP series which is convergent. That's why this series is uniformly convergent by Weierstrass M test. So this series is uniformly convergent. Now consider, let the product n is equal to 1 to infinity. This is our Weierstrass primary factor E z upon zn Pn minus 1. This is like this Pn and then minus 1. ये n से माइनस नहीं है, कंप्लीट से minus a Pn minus 1. This function has required property. So let us choose mod Zn is greater than 2 into mod Z. This implies mod Z upon Zn is less than 1 by 2. Now we can apply this जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि Weierstrass जो E Z P था उसको आपने mod Z लेस देन 2 के लिए देख रहा था कि वो क्या आएगा उस वैल्यू पे. सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, modulus z upon zn less than 2. Then we have log e z upon zn Pn minus 1 is less than 2 upon modulus of z by zn the power Pn. This implies z upon zn, z is less than r and zn is less than rn. So this is, and we already show this is series is convergent series. So this series is uniformly convergent as we previously proved this. This is uniformly convergent. Hence the series this is uniformly convergent by Weierstrass M test. For mod n किसके लिए अब हमने दिखाया ये, for mod zn greater than 2n and mod z less than r. Now we have a test, Weierstrass M test for product. If this series is convergent, if we get a sequence, if we are able to get a sequence of numbers which is convergent, then this is uniformly convergent. And if this is uniformly convergent, then product is also uniformly convergent. So that this product is uniformly convergent, but for this, for which mod zn greater than 2r. Hence fz is regular for mod z less than r, and it's only 0 in the region r those, because this product E n is equal to 1 to infinity E z upon zn Pn minus 1. So Weierstrass primary factor से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 minus z upon zn. This is the product n is equal to 1 to infinity, then e to the power something. So for each n we get a factor of type 1 upon z by z1, 1 upon z by z2, and then if we are put this product equal to z,
e to the power is non-zero, then this product is 0, and this product is 0 if either this 0 and this 0. So we get a this implies 1 upon z1 is equal to 0. This implies z is equal to z1. So we get a sequence of zi which is the zeros of a given function. So fz is regular for mod z less than n. It's only 0 in the region are those the point z1, z2, z3 and zn. Since r can be taken as large as possible, because we are taking mod z less than r, and this r can be taken as very large, we can take this. So we can conclude that this fz is regular function over C, that is fz is integral function which vanishes only the point of sequence and nowhere else. This is the theorem, that is we have to construct a function which is vanishes only on that point, only on zi's, 0 only at zi's and nowhere else. So हमें क्या दिखाना था कि एग्जिस्टेंस ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. सो वी कैन हमारे पास क्या होता है कि ये सीक्वेंस होगी पी आईज की, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि ताकि जो फंक्शन हमें जिस टाइप का फंक्शन हमें चाहिए है वो उस टाइप का फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर पाए. तो ये सारी चीज़ें हमने किस में स्टडी की, मोड जेड लेस देन आर में. ठीक है, मोड जेड लेस देन आर में अगर हमने किया, अब जो आर की हमारे पास चॉइस है वो हमारे को कितना भी लार्ज ले सकते हैं. इसका मतलब जो जैसे जैसे आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर करेगा. जैसे ही वो कवर करेगा इसका मतलब जो होगा, जो हमारा एफ जेड था वो क्या बन जाएगा, हमारा एंटायर फंक्शन ओवर सी, या इंटीग्रल फंक्शन हम बोल सकते हैं, और जिसके पास 0 सिर्फ क्या होंगी, जेड आइज. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे किसी भी फंक्शन की जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होंगी. नाउ वेरस्ट्रास थ्योरम सेज लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन and let the sequence zn be a non-zero sequence, means not each zi is 0, and zeros of fz repeated according to their multiplicity. Suppose fz has a 0 at z is equal to 0 of order m, means fz has a 0 of order m, fz has a 0 of order m at z is equal to 0. This implies fz can be written as z to the power m gz such that g0 not equal to 0. अगर g अगर 0 पे 0 हुआ तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा, मीन्स z की पावर m+1 हो जाएगी. बट हमें गिवन क्या कि 0 कितने ऑर्डर के है, m ऑर्डर के, तो z इज इक्वल टू 0, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो हम इसको, ये हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन के लिए जिसके पास 0 ऑफ ऑर्डर m की. तो एफ जेड कैन बी रिटर्न एज जेड टू द पावर m जी जेड, एंड g0 पे क्या होगा आपका, नॉन जीरो एंड एनालिटिक. सो हमें क्या गिवन है, एफ जेड एंटायर फंक्शन है एंड जीरोज ऑफ एफ जेड रिपीटेड अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लिसिटी, एंड एफ जेड हैज ए 0 एट जेड इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर m. देन देयर इज एंटायर फंक्शन जी जेड, एक एंटायर फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जी जेड, and the sequence of integer pn such that this condition hold. Now by previous theorem we can write, we have a choice of pn that we are going to choose. Pn is this sequence n. This can be chosen such that fz can be written as, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था fz, हमारा fz होगा इस तरह से. ठीक है, so fz can be written as, बाय द प्रीवियस थ्योरम वी कैन चूज पी एन सच दैट, हमने क्या लिया कि कोई एच जेड फंक्शन हमारे पास बाय प्रीवियस थ्योरम एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर m, क्योंकि क्या गिवन हमें जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, दिस हैज 0 ऑफ ऑर्डर m. सो दिस फैक्टर विल बी कॉमन आउट एंड वी कैन राइट दिस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हैज सम सेम जीरोज ऑफ एफ जेड विद द सेम मल्टीप्लिसिटी. अब ये जो एच जेड फंक्शन हमने, क्योंकि जो कंडीशन है वेरस्ट्रास थ्योरम की वो इस थ्योरम की तरह सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कोई एच जेड फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब क्या है, एच जेड के पास 0, जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 ऑर्डर m की, और z1 z2 zn ये क्या है, सभी क्या है, 0 है एच जेड की, सिंपल 0 बनेगी ये हमारी. तो हमारे पास अब क्या है कि एच जेड, हमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन हमने ले ली. अब एच जेड और गिवन एफ जेड जो फंक्शन
अकॉर्डिंग टू थ्योरम गिवन है उसके पास और एच जेड के पास क्या है, हमारी सेम नंबर ऑफ जीरो है, सेम विद सेम मल्टीप्लिसिटी, देन इट फॉलोज दैट एफ जेड अपॉन एच जेड हैज ए रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी कब बोलते हैं हमारे पास, मान लीजिए ये है हमारे पास एफ जेड अपॉन एच जेड, मान लीजिए एच जेड के पास जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, इट हैज जीरो ऑफ ऑर्डर एम। और सेम किसके पास है, एच जेड के पास है, एट जेड इज इक्वल टू जीरो इट हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम, बिकॉज क्या गिवन है कि दोनों एफ जेड और एच जेड के पास क्या है, जीरो है, सेम जीरो है विद सेम मल्टीप्लिसिटी। तो एफ जेड को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, जेड की पावर एम जी जेड प्रोवाइडेड जी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो एंड एनालिटिक, और एच जेड को क्या लिख सकती हूँ, एच एम जेड टू द पावर एम, एंड यू कैन से इट एनी फंक्शन लाइक एफ भी यूज कर लिया, एच भी यूज कर लिया, के जेड यू कैन से के जीरो नॉट इक्वल टू जीरो एंड के जेड इज एनालिटिक. So these common factor will be cancel out and we get only the analytic function. This is not equal, this is not 0 at 0 and this is also not 0 at 0. So z is equal to 0 is removable singularity for the function fz upon hz. So इसी तरह से सेम यहाँ पे लिखा गया कि it has the same number of 0 as like fz with the same multiplicity. So this implies fz upon hz has removable singularity. अब एफ जेड और एच जेड के पास जीरो है कि इस पे जीरो पे जेड वन जेड टू जेड थ्री पे, तो एफ जेड और बाई एच जेड के पास क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी किस पे, जीरो पे जेड वन पे जेड टू पे जेड थ्री पे. दस एफ जेड अपॉन एच जेड इज एन एंटायर फंक्शन विच हैज नो जीरो, सिंस क्योंकि जो एफ जेड एच जेड के पास थी वो सिर्फ जीरो यही पॉसिबल थी और ये सारी जीरो हमारे क्या बन गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन गई. इसका मतलब क्या हुआ, एफ जेड अपॉन एच जेड क्या होगा हमारे पास एंटायर फंक्शन हो गया विच हैज नो जीरो. एंड बाय द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर आपके पास एफ जेड कोई भी इंटीग्रल फंक्शन या एंटायर फंक्शन है विद नो जीरो देन इट इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जी जेड, वेयर जी जेड इज एनी एनालिटिक फंक्शन. तो उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन जी जेड सच दैट दिस फंक्शन एफ जेड अपॉन एच जेड कैन बी रिटन एज e to the power gz, and this gz is entire function or integral function you can say. This implies fz is equal to hz into e to the power gz and the value of hz is this. So we just simply put this value of hz and we get the desired result. So this is the theorem Weierstrass फैक्टराइजेशन थ्योरम. जो मेन मोटिव था वेयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम का कि इंटीग्रल फंक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज में वो अगर उसके पास है तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर. सो दिस इज आवर वेयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम. टू प्रूव वेयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम you have to write statement, then you have to prove this theorem first and then follow by this proof.